ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू एवरीवन? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, चलो बढ़िया। सो आज हम, जैसे सभी लोग जानते हैं, आज हमारा थर्ड सेशन होने वाला है कैरियर ब्लूप्रिंट का। एंड इसके अंदर में आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसके अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं अग्रीमेंट प्रोसेसिंग के बारे में। अब अग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा अहम हिस्सा होता है, एक ऐसा पार्ट होता है ओवरऑल डिजाइनिंग काम शुरू होने के पहले, आइडियली जो हम एक ध्यान रखते हैं काम करने के लिए, जिसके माध्यम से हम एक डिस्प्यूट्स को और ओवरऑल एक लाइबिलिटी को, स्कोप ऑफ वर्किंग को, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक कोशिश करते हैं कि वहां पे हम सुधार सकें और चीज़ों को अवॉइड कर सकें, अनवांटेड चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने बात किया है, अग्रीमेंट के ऊपर में होने वाला है। टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट क्या होते हैं, हम उसमें से कुछ एक एग्जाम्पल लेते हुए एक टॉपिक के ऊपर में आज बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी को एक आइडिया मिलेगा ओवरऑल कि हाउ डज द अग्रीमेंट वेरीज, कौन कौन से क्लॉजेस, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे ऐड करना है उसके अंदर में, काम करते समय कौन कौन से टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे क्या क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है। प्लीज कोट बी द थिंग्स आउट, राइट? सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। एंड ऑल्सो एज डिस्कस्ड, आप सभी के पास में चैट बॉक्स का ऑप्शन है। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे चैट बॉक्स पे प्लेस कर सकते हैं। आखिरी में हम लोग एक समय निर्धारित करेंगे, जिसके ऊपर में आप सभी लोग जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज है, हम लोग फिर वहां पे वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए लेट मी जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? यस सर। ग्रेट। ओके, वेलकम टू द कैरियर ब्लूप्रिंट 3 अग्रीमेंट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। सो आज हम लोग सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, राइट? हम लोग किस टाइप के एज एन डिजाइनर, राइट, एज एन डिजाइनर हम लोग किस तरह के प्रोजेक्ट्स को हायर करते हैं, लेते हैं, एंड उसमें हमारा क्या क्या जॉब रोल्स रहते हैं कंपेरेटिवली। सो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। या तो वो टर्नकी प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हो सकता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि क्लास में सभी टाइप के स्टूडेंट हैं, जो लोग फील्ड में नए हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो क्लासेस ले चुके हैं, एवरी टाइप ऑफ पीपल आर देयर। सो आई ट्राई टू कीप इट फ्रॉम द बेसिक, सो दैट जिन लोगों को नहीं भी पता है वो लोग क्लियर कर सकें। सो बेसिकली टर्नकी प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहां पे मैंने अगर कोई साइट का अगर काम उठाया हुआ है या लिया हुआ है, तो उसमें सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं, बल्कि मुझे मटेरियल्स को, एग्जीक्यूशन को, लेबर अरेंजमेंट को, सभी चीजों पे मुझे ध्यान देना है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि क्लाइंट ने मुझे, मान लीजिए, 10 लाख रुपए दिया है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। अब उस 10 लाख रुपए मुझे मटेरियल भी लाना है, मुझे लेबर भी लगाना है, मुझे उसके ऊपर में एग्जीक्यूशन भी कराना है और फाइनल हैंड ओवर कर देना है क्लाइंट को। वेयर एज कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इज जस्ट अ सिंपल स्ट्रेट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में व्हाट आई एम टेन टू डू इज ओनली टू प्रोवाइड द डिजाइन्स। आइडियली मैक्सिमम डिजाइनर्स इसी पे काम करते हैं, कंसल्टेंसी पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टर्नकी कब करना चाहिए या कंसल्टेंसी कब करना चाहिए? इट डिपेंड्स अपॉन। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे टर्नकी में ज्यादा रहना चाहिए, तो वो भी कहीं कहीं गलत भी हो सकता है। अगर आपका मटेरियल में अच्छा पकड़ है, लाइक, मटेरियल में अच्छी पकड़ से मेरा मतलब है कि अगर बाजार में, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई टाइल्स 70 रुपीज स्क्वायर फीट में मिल रही है, किसको? क्लाइंट्स को, राइट, ओनर्स को, क्लाइंट्स को। और वो चीज अगर आपको 60, 70, 50, कोई भी रेट पे अगर आपको मिल रही है, दैट मीन्स आपकी जान पहचान है, आपके कॉन्टैक्ट्स है, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं या फिर आपके पास में वेंडर्स के लिंक्स है, कॉन्टैक्ट्स है। तो इन सभी केसेस में वे यू फील कि मैं मटेरियल में, लेबर में यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, तो उन सभी केसेस में टर्नकी विल बी गुड ऑप्शन। बट ऑल्सो डू रिमेंबर दैट जब टर्नकी ऑप्शंस की बात आती है, जहाँ पे मटेरियल और लेबर, ये दोनों चीजें भी एक डिजाइनर को या कॉन्ट्रैक्टर को देना होता है, तो उन सभी केसेस पे मटेरियल क्या लगा रहे हैं, क्या लेबर कितने दिन में काम करने वाली है, कितना टाइमलाइन रहेगा, ये सभी चीजों को पहले से क्लाइंट को बताना जरूरी होता है, या फिर बाद में फिर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। आज अगर मैंने कहा कि मैं किचन बना के दूंगा, तो किचन बना के दूंगा, तो किचन में मैं टॉप किसका लगाने वाला हूँ, पल्ले किसके लगेंगे, ड्रॉर टैंडम लगेंगे या टेलीस्कोपिक लगेंगे, टाइल्स कौन सी लगाने वाले हैं, बेसिन कौन सा लगाने वाले हैं, सभी चीजों को हमको बेसिकली क्लाइंट को बताना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परचेसिंग मैं करने वाला हूँ और क्लाइंट मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे देने वाले हैं। सो अब इस पैसे के अंदर में मुझे अपना 10-20% जो भी अपने प्रॉफिट बचाना है, वो मैं बचाने के उद्देश्य से करूंगा। सो देर आर एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्नकी प्रोजेक्ट्स।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, तो उस केसेस के अंदर में मुझे सिर्फ मेजरली ध्यान रखना है मेरे डिजाइन पे, क्योंकि मटेरियल सोर्सिंग नहीं, मटेरियल सिलेक्शन मेरा काम रहेगा। सोर्सिंग सिलेक्शन में क्या फर्क है? जैसे पहले केस में कहाँ से खरीद रहे हैं, कितने रुपए में खरीद रहे हैं, ये सब चीजें मैं भी सोचता हूँ बहुत। लेकिन दूसरे केस में हम लोग को सिर्फ सिलेक्शन के साथ जाना होता है। टाइल्स कहाँ से ले रहे हैं, वॉलपेपर्स कहाँ से ले रहे हैं, मटेरियल्स कहाँ से खरीद रहे हैं, एक्स वाई जेड, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस केस में मुझे, मेरा मेन सोर्स ऑफ अर्निंग कहाँ पे रहेगा? ओनली इन द डिजाइनिंग केस। तब आप समझ पा रहे होगे कि अगर हम लोग टर्नकी प्रोजेक्ट ले रहे हैं और अगर हम कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है, आई गेस आप सभी लोग अभी क्लियर कर पा रहे हैं। आप रिएक्शन का बटन यूज करके थोड़ा सा एक आइडिया दे सकते हैं वेदर इट्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, एवरीवन ऑल गुड? हम्म, बहुत बढ़िया, कूल। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके आगे। एक कुछ चेकलिस्ट हमने बना रखी है कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ में, जब हम टर्नकी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं और कंसल्टेंसी। डिजाइन और एग्जीक्यूशन दोनों चाहिए, इसमें मेजरली हम लोग डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं। फुल इंटीरियर एग्जीक्यूशन हमको करके देना है, बीओक्यूज एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन। बीओक्यू मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटीज, कितना क्वांटिटी का मटेरियल हमको यूज करना है, कितना उसके ऊपर में हमको एक ओवरऑल एग्जीक्यूट करके देना है, सभी चीजें आती है। फर्नीचरल प्रोडक्शन, यानी हमको उसके ऊपर में फर्नीचर बना के भी देना है, लेबर लगा रहे हैं तो। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये भी हमारे इसमें आ सकता है। सिविल वर्क भी हमको करना पड़ सकता है, स्टेज वाइज पेमेंट स्केड्यूल लिया जाता है इन सभी में। और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, डीएलपी शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली ये क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैंने अगर किसी को कोई काम करके दिया, या फिर आप जैसे अभी ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या कभी कोई चीज परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वारंटी होती है। तो ना सिमिलर एज हमको भी एक वारंटी देना पड़ता है, एक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड हम बोलते हैं, जिसके अंदर में हम बोल सकते हैं कि ये अगर हमने ये फर्नीचर बनाया है या ये क्वालिटी ऑफ वुड हमने यूज किया, तो वी कैन टेल दैट कि हाँ 5 साल, 10 साल, 15 साल इसकी एक कीमत रहेगी या इसकी एक लाइफ स्पैन रहेगी। So these are some of the important clauses that we can also add. We'll come to that also. Clauses and all क्या क्या चीजें रहती है। अब इसमें कंसल्टेंसी में हमारा मेनली क्या काम आ रहा है डिजाइन के अंतर्गत? डिजाइन, कंसेप्ट स्टेजेस, स्पेस प्लानिंग, 2D 3D बना के देना, मटेरियल सप्लाई वगैरह, सिलेक्शन, साइट विजिटिंग, सुपरविजन एंड डिजाइन कंसल्टेंसी फीस। These are the major scopes I'll say in both the cases, whether it's about the turnkey और अबाउट द कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, राइट। इस चीज को अगर हम लोग एक डिफरेंशिएटिव में थोड़ा सा पढ़े अगर अच्छे से, तो डिफरेंशिएटिव हमसे क्या बताते हैं कि इन अ टर्नकी प्रोजेक्ट द डिजाइनर हैंडल्स बोथ डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन, राइट। डिजाइन और एग्जीक्यूशन, कौन की बात करें? डिजाइनर। अगर मान लीजिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो मैंने सिर्फ डिजाइन लाके काम कर दिया क्या? नो, आई ऑल्सो नीड टू लुक अपॉन द एग्जीक्यूशन, कौन से मटेरियल लग रहे हैं, लेबर मुझे लाना है, और साइट मैनेजमेंट। तो ये कौन से क्लाइंट के लिए ज्यादा बेहतर होता है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, राइट। सब इट्स नॉट एवरी टाइम कि मैं ही सोचूं कि मुझे टर्नकी में करना है या कंसल्टेंसी में। क्लाइंट ऑल्सो हैव दिस माइंडसेट इन, जैसे मान लीजिए कोई जॉब सेक्टर में है, वो दिन भर अपने घर में नहीं बैठ सकते, नहीं देख सकते सभी चीजों को, तो वो क्या करते हैं कि वो टर्न की प्रोजेक्ट्स वगैरह ले के ऊपर में ले लेते कि अपन अपन हिंदी में बोलते हैं ना, अपन ने ठेके पे पूरा काम दे दिया है। सो दैट इज व्हाट इट इज, कि हमने लमसम में पूरा एक काम उठा के टर्नकी के ऊपर में अपन ने दे दिया, जिसके ऊपर में अब माल मटेरियल लेबर साइट एग्जीक्यूशन क्वालिटी वर्क क्वालिटी चेक सब चीज उन्हीं का ही डिजाइनर का रोल कॉल होता है। क्लाइंट पैसा देता है और वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, सिंपल वर्ड। सो द क्लाइंट रिसीव्स अ फुली फर्निश्ड रेडी टू यूज स्पेस, दैट्स इट। अब इसके अंदर में लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना है कि अगर कभी मान लीजिए स्कोप ऑफ वर्क के अंदर में अगर कोई टर्नकी प्रोजेक्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना सभी लोग। अब मान लीजिए आपने एक बार के लिए एक फ्लोर का काम लिए, ठीक है, फ्लोर का काम अपन ने किसी को अपने को टाइल्स लगाने का काम देना है इस पूरे एरिया में। अब मान लीजिए ये एरिया है हमारा, मैं बोलता हूँ 1000 फुट का एरिया है। 1000 फुट के एरिया में आपने किसी टाइल्स वाले को बोल के पूरा टाइल्स इसमें लगवाना है। अब आप और हम दोनों समझते हैं कि टाइल्स लगवाने में अगर कोई काम ले रहा है, तो दो तरीके से लेगा, या तो वो पर स्क्वायर फीट आपसे काम लेगा, या फिर ओवरऑल वो लमसम में आपसे काम लेगा, या टर्न की बोल दीजिए, राइट। स्क्वायर फीट मतलब अगर उसने कहा कि मैं आपसे 10 रुपये फुट लेने वाला हूँ, तो 10,000 रुपये आपसे टोटल इसका काम का वो पैसा लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता फिर, राइट, कि वो माल कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर कोई लमसम में काम उठा रहा है ओवरऑल, जिसके अंदर में उसको मटेरियल भी सोर्स करना है, सभी चीजें करना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर में नाउ द मटेरियल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। क्योंकि अगर खुद आगे वाला बंदा अगर मटेरियल अरेंज करके दे रहा है, सोर्स करके दे रहा है, हम्म, तो 10 रुपए का माल अगर आ रहा है तो 10 में थोड़ी देगा, वो तो 12 में या 15 में देगा क्लाइंट को। तो एंड ऑफ द डे हमको ये चीज समझना जरूरी है कि टर्नकी प्रोजेक्ट्स में मटेरियल अगर हम दे रहे हैं, तो वो हमारा ही होना चाहिए। कल को जाके आज मैं अगर मटेरियल लाने वाला था और क्लाइंट ने कल को जाके कह दिया कि नहीं मटेरियल तो मैं लाऊंगा, मेरे जान पहचान वाला सस्ते में दे रहा एक्स वाई जेड ये और वो,
आर प्राइस शुड बी कॉम्पिटिटिव, राइट? प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग 2x में डबल प्राइस में बेच रहे हैं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट द टर्नकी प्रोजेक्ट्स आर ऑल अबाउट। कंसल्टेंसी में अगर हम बात करें, सो इन ए कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट द डिजाइनर प्रोवाइड्स द डिजाइन सर्विसेज सच एज लेआउट्स एंड ड्राइंग्स ओनली। हम लेआउट और ड्राइंग मेजरली जो हमारा एक कम काम होता है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। इसके साथ साथ हम और क्या क्या दे सकते हैं, जैसे साइट विजिट्स वगैरह रहती है, मटेरियल सिलेक्शन वगैरह रहता है, ये हम दे सकते हैं, राइट? सो एग्जीक्यूशन इज मैनेज्ड बाय द क्लाइंट और द कॉन्ट्रैक्टर। एग्जीक्यूशन मीन्स अब अगर लेबर लगी, मान लीजिए, अब अधिकतर साइट्स पे क्या होता है कि हमारे पास में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट आने के बाद में क्लाइंट हमसे बोलते हैं सर आपके इसमें लेबर होंगी या आपके जान पहचान वाले होंगे तो वो दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं क्लाइंट के साथ हमेशा रहे। तो उस केस पे ये बात फिर कंसल्टेंसी पे ही टिकी रहती है, टर्न की पे नहीं आती है। क्यों ये हम बोल रहे हैं? क्योंकि नॉट एवरी डिजाइनर वांट्स टू गो डीप डाइव इनटू सोर्सिंग द मटेरियल एंड एक्सवाइजेड सभी चीजों के अंदर में। तो इसीलिए हम सोर्सिंग करके दे सकते हैं, क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह लाके दे सकते हैं क्लाइंट को। The designer role is limited to planning and guidance. The most important thing is the guidance. क्योंकि आपने नक्शा बना दिया और छोड़ दिया और हम आपके कौन, ऐसा नहीं होता है। उसके आगे गाइडेंस भी हमको देना पड़ता है, सुपरविजन जो हम बोलते हैं, राइट, ओवरऑल। तो ये भी हमारे स्कोप ऑफ डिजाइनिंग के अंदर में जुड़ के आता है। ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, आई विल डिजाइन एंड कंप्लीट एवरीथिंग, ये कौन बोल रहा है? टर्नकी में, यानी आपको आना है और सिर्फ रिबन काटना है, राइट, इनॉग्रेशन करना है, इतना काम। लेकिन नॉन टर्न की या फिर आप कंसल्टेंसी में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर में आई विल डिजाइन बट एग्जीक्यूशन और सोर्सिंग इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एग्जीक्यूशन करना या सोर्सिंग, अगर हम बोले एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ कि लेबर मेरी है, मेरी ही जिम्मेदारी है पूरा, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे हमारा सुपरविजन अगर आता है, तो सुपरविजन में वो अगर कोई काम गलत कर रहे हैं या ज्यादा मटेरियल यूज कर रहे हैं या समय ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये आपके और मेरे आंख से क्लिक होना चाहिए ना, हमको उसमें पता चलना चाहिए। अदरवाइज इट शुड नॉट हैपन कि काम चल रहा है और हम साइड पे जा भी रहे हैं और अपन आंख बंद करके आ जा रहे हैं, बस देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? सो दैट शुड ऑल्सो आइडियली नॉट हैपन। इसलिए आप सभी लोग के लिए यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है, जिसके अंदर में कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज या चीजें हम लोग ने इसमें मेंशन कर रखे हैं। आप इसको एक एक करके थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर टर्न की प्रोजेक्ट है तो इसमें डिजाइन एग्जीक्यूशन दोनों, डिजाइन ओनली। मटेरियल परचेस डिजाइनर हैंडल्स, यानी मैं खुद मटेरियल परचेस करूंगा। लेकिन इस केस में क्लाइंट परचेस करते हैं, हमारा काम मेनली स्कोप ऑफ डिजाइन क्या होता है? सिलेक्शन। लेबर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो डिजाइनर मैनेजेस, डिजाइनर खुद लेकर आता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर मैनेज्ड बाय द क्लाइंट। कॉन्ट्रैक्टर मीन जैसे कोई ठेकेदार हो गए या कोई कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, तो क्लाइंट उनको मेजरली हैंडल करता है। अब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि सर ये जो कंसल्टेंसी वाला काम है, अगर मैं आज की तारीख में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप में कर रहा हूँ, या मैं एक ठेकेदार हूँ, या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, या मैं यूजुअली डिजाइन्स बाहर से बनवाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए। अगर आप डिजाइन बाहर से बनवा रहे हैं, तो आप फिर कंसल्टेंसी में ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कारण है उसका सिंपल, क्योंकि अगर आप डिजाइन बाहर से बनवा रहे हैं और क्लाइंट से अगर डिजाइन का पैसा भी ले रहे हैं, तो एक हाथ से ले रहे हैं और दूसरे हाथ में आप दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? देर आर थ्री पार्टीज नो। क्लाइंट से अगर पैसा मैं ले रहा हूँ और मैं पैसा अपने किसी और डिजाइनर को दे रहा हूँ, तो इन सभी केसेस के अंदर में दिक्कत क्या है कि यहाँ से अगर मैंने 10 रुपए लिए और मेरे को 8 रुपए देना है, तो 2 रुपए की मेहनत इतनी अपन को करना नहीं पुराती है। फिर उसमें क्या होता है, लोग फिर टर्नकी में ही ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। सो अंडरस्टैंड दैट। सो इसीलिए लेबर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर में मैनेज करता है। सुपरविजन, फुल कंट्रोल रहता है, मतलब आपको पूरी चीज संभालना है। इसमें लिमिटेड विजिट्स। हमारे कंसल्टेंसी के अंदर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द नंबर ऑफ विजिटिंग्स दैट वी विल आल्सो प्रोवाइड टू द क्लाइंट, राइट? हम लोग कितने नंबर ऑफ विजिटिंग देने वाले हैं क्लाइंट को, वो भी एक बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम लोग मेंशन करता है आइडियली कि वीकली कितना मिलेगा आपको, मंथली कितने रहेंगे, ओवरऑल ड्यूरेशन में कितने विजिट्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक्स वाई जेड सभी चीजें। आई कम टू दीज क्लॉजेस ऑल्सो, डोंट वरी। पेमेंट टाइप्स, प्रोजेक्ट कॉस्ट विथ प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियसली। आपको इसके अंदर में अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो 10 लाख का 10 लाख हम लोग पूरा मटेरियल में लगा देंगे क्या? नो। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मटेरियल, लेबर और तीसरा ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट। ये तीनों चीज मुझे इस 10 लाख रुपए के अंदर में कवर करना है, राइट? मान लो 8 लाख का मटेरियल आ गया, 1 लाख लेबर में लग गई, 1 लाख प्रॉफिट में लग गया, कुल मिला के हो गया 10 लाख। अब सोच के देखिए, अगर मटेरियल में कल को जाके टर्न की प्रोजेक्ट में, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। अब जिस बंदे ने अगर टर्नकी में काम ले रखा है, आज मान के चलिए कि मैंने एक साइट का काम लिया जनवरी महीने में, ध्यान से सुनो अभी। इन द जनवरी मंथ अगर मैंने एक साइट का 1000 फुट की साइट का काम उठाया जनवरी महीने में, अब 1000 फुट की साइट का मैंने क्लाइंट को कोट किया था कि मैं 10 लाख रुपए में विथ माल मटेरियल लेबर एग्जीक्यूशन हाथ में चाबी थमा दूंगा आपके। अब क्लाइंट ने लेकिन मुझे काम दिया जनवरी के बदले मार्च महीने में, आज से 2 महीने बाद।
तो अब जो सीमेंट की बोरी मैं बोलता हूँ 310 रुपए की आ रही थी, मान लीजिए मार्च महीने में वो 320 रुपए की हो गई। या मान लीजिए अगर कोई प्लाईवुड की शीट जो 2800 रुपए की पड़ रही थी, वो अब मेरे को मार्च महीने के अंदर में 2850 रुपए की पड़ रही है। तो अब ये जो 50 रुपए का 10-20 रुपए का ओवरऑल मटेरियल में जो डिफरेंशिएटिव आया है, तो इन सभी के अंदर में क्या हम लोगों को अपने प्राइसिंग चेंज करना नहीं पड़ेगा? एब्सोल्युटली करना पड़ेगा। क्या हमको एक रिस्क को देखते हुए नहीं चलना पड़ेगा? एब्सोल्युटली चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम टर्नकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करते हैं, तो क्लाइंट को हम एक एक्स अमाउंट कोट करते हैं कि भैया ओवरऑल आपको इतना खर्चा है। मैं उनको अपनी बैलेंस शीट नहीं दिखाता हूँ कि मुझे कौन सा मटेरियल लगाना, कितने खरीदी पड़ रहा है, क्या रुपए बिक्री पड़ रहा है, ये सब चीजें नहीं दिखाते। ओनली द थिंग दैट क्लाइंट रिक्वायर्स इज कि कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं, कितने में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हमारा रोल कॉल है। तो अब सोच के देखिए, जनवरी में अगर मटेरियल में मान लीजिए 11-10 में खरीद रहा था, अभी वो मुझे 10.5 का पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा जो ओवरऑल अग्रीमेंट है या कोटेशन है, दैट शुड ऑल्सो इंक्रीज। इन केस इफ इट्स नॉट इंक्रीजेस, तो मेरे जो लाख रुपए प्रॉफिट थे या मेरा जो लेबर का पेमेंट है, उनमें से मुझे कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स द टाइम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस। टाइमलाइन और मटेरियल्स, तो इसीलिए रिस्क कभी भी इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस में टर्न की ले लेते हैं, लेकिन बाद में मटेरियल नहीं मिलते, सोर्सिंग नहीं होती, क्लाइंट को कमिटमेंट चले जाता है, बाद में मटेरियल महंगा हो जाता है XYZ, या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ती है। तो इसीलिए यू नीड टू थिंक अपॉन बिफोर गोइंग इन द टर्न की। एंड द consultancy is as easy because we majorly depend upon the drawing and these kind of things। तो वो चीज़ें ईजी होती है एज कम्पेयर। तो अगर हम लोग करियर में भी नए हैं, काम शुरू कर रहे हैं, तो कंसल्टेंसी इज आइडियली मोस्ट प्रेफर्ड। टर्न की में कब जाना चाहिए? जब मेरा मान लीजिए खुद का कोई शॉप है, या मेरे पास में कॉन्टैक्ट अच्छे है, या पहले से फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, या अगर हम धीरे धीरे उसको बिल्ड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहा है, सभी चीज़ें मिल रही है, या आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, तो इन दोज केसेस इज फाइन टू गो विद। एग्जीक्यूशन और क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों हमारा ध्यान में होना जरूरी है। ऑब्वियसली द डिजाइन ऑल्सो, और इसमें डिजाइन और क्वालिटी, क्वालिटी हमारा सबसे अहम पार्ट इसके अंदर में आने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी का? रिएक्शन से बताइए एवरीवन, लेट मी नो। ओके, जो भी लोग अभी नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं बेसिक से, उनको भी सब समझ रहे हैं यहाँ तक के? ओके कूल, बढ़िया। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब इतनी सब चीजें हैं इन टर्नकी के अंदर में, कंसल्टेंसी के अंदर में, सभी चीजों के अंदर में। तो अब इन सभी चीजों को हम संभालें कैसे? क्योंकि ये सभी चीजों के बीच में हमारे मन में ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि व्हाट विल आई डू, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कितना पेमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, और मुझे क्या क्या चीज़ों का हैंडल करना है, कौन कौन से चेंजेस मुझे देना है या नहीं देना है, कि इसके पेमेंट मुझे अलग से लेना है, या कौन से डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस। तो अब इन सभी चीज़ों के बीच में एज एन अ डिजाइनर, हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को भी आज जो हम पढ़ने के लिए बात कर रहे हैं, वो है अग्रीमेंट। तो इन सभी क्वेश्चंस को और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, संभालने के लिए अग्रीमेंट होना एक बहुत जरूरी है। अग्रीमेंट बिटवीन हुम, मी एंड द क्लाइंट, मेरे और क्लाइंट के बीच में, या फिर अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, वेंडर्स हैं, सभी के बीच में अग्रीमेंट्स होना बहुत जरूरी होते हैं, ताकि हम जो एक कमिटमेंट के साथ काम उठा रहे हैं, या एक कमिटमेंट के साथ जो हमको आगे वाला काम दे रहा है, अपन बोलते हैं पत्थर एकदम लकीर हो जाए उस चीज की, क्लियर रहे, ताकि आपको और हमको दोनों को पता रहे, और कोई भी घाटे में ना जाए आगे चल के। बहुत बार हम देखते हैं कि बिल्डर्स लोग टोकन अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के फिर वो फ्लैट्स वगैरह ऑन टाइम डिलीवर नहीं करते हैं या हैंड ओवर नहीं करते हैं। बट इतना आसानी से तो कोई चले नहीं जाता है। तो अग्रीमेंट है, लिखा पड़ी है सभी चीजें, इसीलिए द पीपल आर बाइंडेड ऑन देयर वर्ड्स ऑन दैट, इजंट इट? तो इसीलिए द अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डू वी से व्हाट इज एग्जैक्टली अ अग्रीमेंट? In interior designing, consultancy agreement is a formal legal contract between an interior designer and a client that clearly defines the profession services being provided under a consultancy model। आज की क्लास के अंदर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग कंसल्टेंसी अग्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेजर ऑफ अस वर्किंग इन द कंसल्टेंसी अग्रीमेंट्स। कौन सी चीजें होती है कंसल्टेंसी अग्रीमेंट के अंदर में, हम वो बात करने वाले हैं। और कौन सा एक एडिटिव पॉइंट रहेगा जो आपके टर्न की में ऐड हो जाएगा, वो हम लोग उसके बारे में भी आखिरी में बात कर लेंगे। राइट, ताकि आप में से जो भी लोग कंसल्टेंसी में है वो भी काम कर लें, और टर्नकी वाले जो है उसमें वो भी दोनों को समझते समय। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कंसल्टेंसी अग्रीमेंट, जैसे अभी हमने बात की, तो ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे और क्लाइंट के बीच में, जिसके अंदर में क्लियरली प्रोफेशनल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी हम बात कर रहे हैं, isn't it? अब इसके अंदर में बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि अब ये सभी चीजों के ऊपर हम बात करें, जैसे स्कोप है, डिजाइन डिलीवरेबल्स है, फीस है, टाइमलाइन है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल प्रोटेक्शन, दीज आर ऑल व्हाट द क्लॉजेज इनसाइड। राइट, तो बेनिफिट्स क्या होता है पहले ये समझिए, और अग्रीमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्लॉजेस क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे अभी।
अंडरस्टूड। सो बेनिफिट क्या होता है कभी भी अग्रीमेंट करने से, फायदे क्या होते हैं? प्रिवेंट्स स्कोप कंफ्यूजन। स्कोप कंफ्यूजन मीन्स व्हाट? कि मुझे कितना काम करना है एज एन डिजाइनर, आगे वाले को मुझसे कितना काम लेना एज एन क्लाइंट, all the things are being mentioned in the scope, right? Avoid the unlimited revisions, the very important thing। सबसे ज्यादा हम लोग अगर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं या ये होता है कि बहुत ज्यादा रिविजन्स आते हैं क्लाइंट की तरफ से, कि सर ये अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बच्चों को अच्छा नहीं लगा, भाई बहन को पसंद नहीं आया, बीवी को पसंद नहीं आया, वो फलाना आदमी आया था उसने ऐसा बोला, उसके घर में ऐसा देखा था, वो दुकान में मैंने ये देखा था। तो बात रिवीजन नहीं करने की नहीं है, बात अनलिमिटेड रिविजन्स पे आके नहीं रुकना चाहिए। बहुत बार होता है ना अपन ओवर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए द रिविजन्स शुड ऑल्सो बी लिमिटेड, सो दैट अगर आज मैं अगर इस कमरे को अगर बनवा रहा हूँ किसी डिजाइनर से, तो मैं सोच समझ के बताऊं कि मुझे इस दीवार पे क्या चाहिए, इस दीवार पे क्या चाहिए, इस कमरे में कौन रहेगा, क्या खर्चा करना है। हमने एकदम ताजमहल का डिजाइन बना लिया और बाद में अपना डिजाइन जो है वो कुछ भी नहीं है, तो फिर उसका कोई फायदा है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसीलिए द क्लाइंट ऑल्सो नीड्स टू बी वॉट, थिंकेबल, एंड दे ऑल्सो नीड टू बी इन दैट केस जो वो सोच सोच के हमको बताएं। हवा में तीर चलाएंगे तो फिर बाद में फिर करेक्शंस भी बार बार वैसे ही आने वाले हैं, राइट? देन द सिक्योर पेमेंट स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के और बाद में पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो सही बात नहीं है। डिफाइंस द सुपरविजन लिमिट, ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है। आज अगर मैंने कंसल्टेंसी में प्रोजेक्ट उठाया, तो उसमें हम लोग मेंशन कर देते वीकली 1 साइट विजिट बाय द डिजाइनर, वीकली 2 साइट विजिट्स बाय द सुपरवाइजर, ये सब चीजें हम लोग उसे मेंशन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली एक्स्ट्रा विजिट्स, एक्स्ट्रा विजिट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। आज अगर हम क्लाइंट के साइट पे अभी अगर पहली बार भी जाते हैं, तो वी चार्ज अ डिजाइनिंग फीस फॉर दैट। ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, उन सभी चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन आज अगर मान के चलिए, अगर मुंबई शहर में मुझे अगर दादर से नवी मुंबई ट्रैवल करना है, इट टेक्स अराउंड लाइक लेट्स से 1.5 आवर्स फॉर मी टू ट्रैवल। उसके अंदर मैं 25-30 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटा जाने में, 1-1.5 घंटा आने में, 2 घंटा उधर साइट पे, मैंने आधा दिन अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वी गोना टेक अ चार्ज फॉर दैट, राइट? विजिटिंग चार्जेस हम जो बोलते हैं। तो पर साइट विजिट इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन, मैं कहता हूं कि अगर हफ्ते में एक साइट विजिट अगर मैं दे रहा हूं, दैट इज इंक्लूडेड इन द प्लान। बट इफ एनीथिंग रिक्वायर्स अबव दैट, दैट विल बी कैलकुलेटेड एक्स्ट्रा, दैट विल बी मार्क्ड एक्स्ट्रा। तो वो चीजों के लिए हमको उनके भी क्लॉजेस डालना जरूरी है कि पर साइट विजिट्स कितने रुपए लिए जाएंगे, कितने समय का वो हो सकता है, या कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग आएंगे। तो ये सभी चीजें आती है। रिड्यूसेस द डिस्प्यूट्स, इन सभी चीजों का बेनिफिट, डिस्प्यूट हमारे कम से कम आते हैं। और एक प्रोफेशनल इमेज, राइट? प्रोफेशनल इमेज। देखिए, आप में से अधिकतर लोग जो भी इंटीरियर कर रहे हैं, कर चुके हैं, या सीख रहे हैं, या करने वाले हैं, हम सभी के मन में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि सर मुझे आज अगर मैं काम कर भी रहा हूँ एज एन कॉन्ट्रैक्टर, एज एन ठेकेदार, अगर आज मैं काम कर भी रहा हूँ या बिगिनर के तौर पे कर भी रहा हूँ, सो द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टू वर्क एज एन अ प्रोफेशनल। क्यों प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है? प्रोफेशनल मीन्स व्हाट? मैं इंग्लिश में बात करूँ? नो, दैट्स नॉट। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर कि अगर हम लोग जो ड्राइंग्स दे रहे हैं, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर। आप उसके चार्जेस भी ले रहे हैं, ड्राइंग चार्जेस और द फीस दैट वी कैरी अपॉन दैट। कॉन्ट्रैक्टर को, लेबर को, डिजाइनर को, सभी लोगों को, जो जो बंदे इन्वॉल्व है, उनको अपने सेट ऑफ ड्राइंग्स मिल रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से 3Ds वगैरह हम दे रहे हैं, जो भी हमारा उसमें तय हुआ है, ऑल द थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी पेड अटेंशन, और उन सभी चीजों को हमको देना होता है। तो ये सभी चीजें जब इस फॉर्मेट से होती है, तो क्लाइंट ऑल्सो फील सेफ एंड वी ऑल्सो फील सेफ कि सभी चीजें प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ने वाली है। ओके। अब हम लोग मेनली यहां से शुरू करने वाले हैं अग्रीमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बातचीत। अग्रीमेंट स्ट्रक्चर बेसिकली इज व्हाट, कि मेरे अग्रीमेंट के अंदर में कौन कौन से चीजें आती है। अंडरस्टूड? सो अब इसको ध्यान से पढ़िए। अग्रीमेंट स्ट्रक्चर इज अ प्रॉपर अग्रीमेंट ऑफ लीगल क्लॉजेस इन a systematic format to ensure clarity, professionalism and legal protection। यानी ओवरऑल अगर हम आसान भाषा में समझे, तो ये एक लीगल क्लॉजेस होते हैं। लीगल क्लॉजेस का एक हम बोल सकते हैं बाइंडिंग होता है, बातचीत होती है फॉर्मल, जिसके अंदर में सभी चीजें क्लियरली मेंशन होती है प्रोफेशनली और लीगल प्रोटेक्शन के साथ, कि कल को जाके अगर मेरी तरफ से कोई डिस्प्यूट हुआ या उनके तरफ से कोई डिस्प्यूट हुआ, तो वी शुड बी रेडी, वी शुड ऑल्सो हैव द पॉसिबिलिटी कि हम उसको फिर अच्छे तरीके से उसको रिजॉल्व कर सके और दोनों पार्टी सेफ रहे। So agreement structures refers to the systematic agreement of clauses and section that clearly defines the rights, responsibility, financial terms, scope and legal protection between the parties involved। थोड़ा सा सुनने में भी हेवी लग रहा है, बट इसको इजी करते हैं। अग्रीमेंट बेसिकली इसके अंदर में अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, जैसे हम जानते हैं, राइट? अलग अलग क्लॉजेज मीन्स व्हाट? जैसे कब काम शुरू करना है, कब खत्म करना है, क्या क्या देंगे नहीं देंगे, पेमेंट कब मिलेगा, लेबर क्या रहेगी, एक्स्ट्रा काम का कितना रहेगा,
ये सभी चीजों को हम अपने पर्टिकुलरली अग्रीमेंट में मेंशन करते हैं। देखो एक चीज को ध्यान रखिए कि अग्रीमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज क्लास के बाद में आपको एक टेम्पलेट उठा के दे दिया और आपने वो टेम्पलेट हर क्लाइंट को दे दिया नाम पता एड्रेस चेंज करके। दैट इज नॉट व्हाट द अग्रीमेंट एक्चुअली विल हेल्प यू इन। अग्रीमेंट आइडियली डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। जैसे हर एक इंसान को अपना एक अलग कपड़ा लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का साइज अलग है, किसी को अपने अपने साइज के हिसाब से कपड़े लगते हैं। उसी प्रकार से अग्रीमेंट इज ऑल्सो समथिंग अबाउट जो आपको अपने अपने क्लाइंट के या साइट के रिक्वायरमेंट के बजट के हिसाब से लगते हैं। आपको मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह कंसल्टेंसी में काम लूं, जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह टर्नकी में काम लूं। मटेरियल क्लाइंट दे रहे हैं तो वहां पे टर्नकी लेने का सवाल ही नहीं आता, राइट। और मैं अगर डिजाइन नहीं दे पा रहा हूँ, मटेरियल भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट मेरे काम का ही नहीं है। सो इट वेरीज अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड। तो ये चीजों को आप लोग एक ध्यान में रखें। इसके बाद अब हम लोग इसमें बात कर रहे हैं विथ आउट स्ट्रक्चर और विदाउट विथ प्रॉपर फॉर्मेशन में क्या है। हम लोग इसमें प्रॉपर रैंडम पॉइंट्स वगैरह नहीं डालते हैं तो दिक्कत है। ऑर्गेनाइज्ड क्लॉजेज होना जरूरी है। कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें क्लैरिटी है। मतलब आप समझ रहे हो विदाउट स्ट्रक्चर और विदाउट, यानी विदाउट अग्रीमेंट एंड विद अग्रीमेंट में क्या रहेगा। डिस्प्यूट्स आएंगे, इसमें प्रोटेक्टेड है दोनों पार्टी। अनप्रोफेशनली काम हो रहा है, इसमें प्रोफेशनली काम हो रहा है। तो अब ये जो हम क्लॉजेस क्लॉजेस बोल रहे हैं, दीज ऑल द पॉइंट्स इन एवरीथिंग, राइट। तो क्लॉजेस एग्जैक्टली होते क्या है, लेट्स गेट इनटू दैट बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। फिर हम लोग एक एक क्लॉजेस के बारे में आगे चल के बात करने वाले हैं। ओके। सो क्लॉज इज अ स्पेसिफिक सेक्शन और कंडीशन इनसाइड अ लीगल एग्रीमेंट दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। आसान भाषा में क्लॉजेस ये वो पैराज हो सकते हैं या वो डेफिनेशंस हो सकते हैं या वो चीजें हो सकती हैं, जो दोनों पार्टी के बीच में क्या बातचीत हो रखी है, क्या चीजें निश्चित की गई है, वो रहे। अगर कोई क्लॉजेस ऐसा लगता है क्लाइंट को कि यार ये क्लॉज सही नहीं है, राइट। जैसे स्टैम्प पेपर होता है तो स्टैम्प पेपर पे जो जो चीजें लिखी रहती दोज आर ऑल्सो द क्लॉजेस, राइट। अगर आज अपन कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं, राइट, होम अग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं या फिर हम उसमें रेंट अग्रीमेंट वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट उसमें जो ओनर रहता है वो लिखता है कि यहाँ पे बैचलर्स अलाउड नहीं है। और बैचलर अगर मिल जाते तो दैट इज अ क्लॉज का फिर वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये क्लॉजेस अपने इसमें डालना जरूरी होता है। So clauses are the backbone of the agreement. They defines rule, protect rights and prevent the disputes. तो अभी हमने जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी टर्मिनेशंस होते हैं, जो भी टाइप्स होते हैं, जो भी चीजें वार्तालाप होती है, these are all comes under the clauses. Each clause is handle one specific topic. हर एक क्लॉज का अपना एक टॉपिक होता है ऑब्वियस, लाइक पेमेंट, स्कोप, टाइमलाइन एक्सेट्रा, ये चीजें आती है। आई गेस यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है। लेट मी नो बाय द रिएक्शंस क्विकली। सभी को समझ रहा है हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ तक के? लेट मी नो। ओके, बहुत बढ़िया, कूल। नाउ अब इसके अंदर में व्हाट व्हाई द क्लॉजेस आर इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। क्लॉजेस क्यों जरूरी है? प्रोवाइड्स द क्लैरिटी। ईच क्लॉज क्लियरली डिफाइंस व्हाट विल डू व्हाट। कौन सा क्लॉज क्या चीज बता रहा है, उसके हिसाब से कौन क्या करने वाला है, व्हेन इट विल बी डन एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। सभी चीजें निर्भर करती है। प्रिवेंट द मिसअंडरस्टैंडिंग्स। विदाउट रिटन क्लॉजेस क्लाइंट अज्यूम्स अनलिमिटेड रिविजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई चीज अगर मैंने लिख के नहीं रखी है तो बहुत बार हो जाता है, अरे सर मैं तो सोचा था कि ये तो ऐसा ही होगा, हमने थोड़ी इसके पहले सर कभी घर बनवाया है या हमने थोड़ी इसके पहले कराया, जो ये ऑलरेडी मुझे प्री अज्यूम रहेगा, ये पता रहेगा। दैट मीन्स चीजें लिखी रहे तो इट्स बेटर, ताकि आज नहीं तो कल अगर गलती से कोई अज्यूम कर भी ले तो वी हैव दिस रिटन अग्रीमेंट जिसमें क्लाइंट का और हमारा दोनों का साइन है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिजाइनर अज्यूम्स लिमिटेड रिविजन्स, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। सो प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पेमेंट क्लॉजेस जिसके अंदर में हमको होना जरूरी है, ताकि एडवांस पेमेंट कब लेना है, पेमेंट का डेडलाइन क्या है, लेट फीस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट की बात क्यों चल रही है, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट अगर आज की तारीख में टर्नकी में ले रखा है, यानी लेबर मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आज एक साइट पे काम खत्म करने के लिए मुझे 20 डेज लग रहे थे, सभी लोग सुन रहे हैं, 20 डेज लग रहे हैं, ये काम खत्म करने के लिए 20 दिन लग रहे हैं, तो मैंने एक अंदाजा लगा के चला कि 20 दिन काम करने के लिए मुझे 5 लेबर लग रही है। हर एक लेबर को मुझे रोज का 500 रुपये देना है, यानी 2500 रुपये मेरा रोज का खर्चा है किस पे, लेबर पे, राइट। 20 दिन में मुझे लेबर को कितना खर्चा आ जाएगा, 50,000 रुपए का, यानी 5 लेबर को मुझे 20 दिन में 50,000 रुपये खर्चा करना है अपन ने ओवरऑल। तो अब इस हिसाब से मैंने काम उठा लिया। अब सोच के देखो, लेकिन पेमेंट कहीं डिले हो रहा है या मटेरियल ही साइट पे नहीं आ रहा है या काम रुका है या धीरे धीरे हो रहा है या मेरी लेबर को धीरे धीरे काम कर रही है,
तो ये 20 दिन का काम मैं बोल रहा हूँ, अगर 21वें दिन भी अगर चले गए, एक दिन भी ऊंचा हो गया, तो मेरे ये 50,000 रुपये का पेमेंट कितना हो जाएगा, 52.5 का हो जाएगा, 52.5। और ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, राइट, टर्न की में द क्लाइंट वोंट पे यू इन दैट केस, क्योंकि गलती मेरी है। अंडरस्टूड। तो इसीलिए इन केसेस के अंदर में हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं पेमेंट वाली, अगर क्लाइंट की तरफ से गलती हो रही तो ऑब्वियसली वी कैन ऐड इट, वी कैन मेक श्योर अश्योरेंस ऑन दैट। तो ये कंडीशंस में मेंशन कर सकते हैं कि इतने दिन का स्कोप है, इसके ऊपर ये दिन का ये पेमेंट नहीं मिला और काम रुका, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, या एक्स्ट्रा पे रहेगा। सो दैट्स व्हाई दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स आर। तो अगर क्लाइंट को पता है कि अगर मैं इतने दिन में पेमेंट अरेंज कर सकता हूँ या उस तारीख को पेमेंट दे सकता हूँ, तो ही बंदा साइन करेगा, वरना साइन भी नहीं करेगा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और अगर कर दिया और बाद में अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सो दे ऑल्सो आर बीइंग प्रीटी मच श्योर अबाउट कि उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, या क्या क्या चीजें हम करेंगे नहीं करेंगे, या एक्स वाई जेड ऑल दोस। लिमिट लाइबिलिटी सुपरविजन क्लॉजेस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक्स, साइट एग्जीक्यूशन डिफेक्ट्स। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने अगर कंसल्टेंसी में लिया, अगर कॉन्ट्रैक्टर कोई गलती कर रहा है, उसकी लेबर नहीं लग रही है या वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो हमारे खाते में नहीं आता है फिर। साइट एग्जीक्यूशन डिफेक्ट्स, अगर हमारे स्कोप के बाहर कोई और काम है, उस पर एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही, तो अगेन दैट इज नॉट माई पार्ट ऑफ द जॉब। कंट्रोल्स स्कोप क्रीप, यानी वेरिएशन कॉजेज इंश्योर्स एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा पेमेंट। यानी ओवरऑल बात क्या होगी कि हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करने से अवॉइड करते हैं। अगर काम एक्स्ट्रा है तो उसका पेमेंट भी एक्स्ट्रा है, अगर काम एक्स्ट्रा है लेकिन ये चीज की बातचीत नहीं हुई है, तो पेमेंट एक्स्ट्रा मिलना वहां पे कठिन है फिर। Understood? Then the conflict starts. And the last point, provide the legal protection. If disputes happen, court checks, जैसे कि written clauses और नॉट व्हाट्सएप चैट्स। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये चीजें जो रहती है मेनली रिटर्न फॉर्मेट में। अब आप लोगों का अगर मन में सोचना हो रहा है तो सर ये जो चीजें होती है आइडियली ये कहाँ पे लिखी होती है, हम क्या नॉर्मली हाथ से लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं क्या? डिपेंड्स अपॉन द स्केलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी होता है कि हम लोग स्टैम्प पेपर पे भी इस चीज की पूरी एक नोटरी करा लेंगे, या फिर एक अपन बोलते हैं ना एक लेटर हेड जो होता है एक जो लेटर हेड होता है कंपनी का, जैसे आज मेरी कंपनी का नाम मान लीजिए भारत बीआईएम है, तो उस कंपनी का लेटर हेड जो रहेगा उसके अंदर में सभी चीजें मेंशन रहेंगे, राइट। उसमें रिसीट नंबर रहेगा, उसमें डेट रहेगा, उसमें पार्टी का नेम रहेगा, उसमें जो स्कोप है, क्लैरिटी है, पेमेंट एक्सेस, सभी चीजें रहेगी, और आखिरी में वहां पे मेरा और क्लाइंट का दोनों का एक साइन रहेगा, विच विल ऑल्सो एक्ट लाइक एन एग्रीमेंट। तो जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट रहते हैं, जरूरी नहीं हर एक में हम लोग ये काम करें, दिस विल ऑल्सो डू द जॉब, दैट इज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड एज अ फाइनल एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, इफ यू वांट बी मेक श्योर कि सभी चीजें प्रॉपर रहे, तो फिर ये चीजें ज्यादा बेहतर रहेगी उन केसेस में, राइट। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आई से थिंग्स व्हाई द क्लॉजेज आर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्लॉजेज होना जरूरी है आपके अग्रीमेंट पे। मैं आपको पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि कभी भी आप लोग कोई भी अग्रीमेंट अगर तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या देना है और उसके अंतर्गत आप क्या क्या लिखेंगे या क्या नहीं लिखेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। अंडरस्टूड। सो आज सबसे पहले अब हम लोग जो बात करने वाले जीरो पे, यानी सबसे शुरुआत पे, दैट इज द पार्टीज एंड द प्रोजेक्ट डिटेल्स। एब्सोल्युटली, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम जनवरी में ले रहे हैं और मार्च महीने में अगर अपन उसको ले रहा है क्लाइंट है, यानी 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर में द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैंसल्ड और नीड्स टू बी अपडेटेड। तो इसीलिए एक चीज को ध्यान रखिए कि कभी भी आप अगर कोई प्रोजेक्ट या अग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर में सिर्फ कौन सी तारीख को अग्रीमेंट बना रहे हैं या दे रहे हैं ये बात नहीं होती है, उसके साथ साथ हमको ये भी मेंशन करना पड़ता है डेडलाइन। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल और कोटेड टिल एक्स वाई जेड, जो भी आपका एक डेट रहेगा वहीं तक के लिए, राइट। बाकी पार्टी का नाम, कंपनी का नाम, साइट का एड्रेस, ये सभी चीजें कॉमन है, हम सभी लोग वहां पे मेंशन करेंगे। बट द मेन थिंग दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट इज कुछ दिन मैं दे रहा हूं, और इस अग्रीमेंट का या इस पर्टिकुलर कोटेशन का एक्स वाई जेड का कब फाइनल कंप्लीशन होगा, क्योंकि अगर उससे ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, या फिर हमको अगर मटेरियल महंगा पड़ेगा आगे चल के, तो ये दिक्कतें आ सकती है। Understood? That is the very first and the primary point. Then it comes about the scope of work, the most important thing. The most important thing inside an agreement. देखो, एक थोड़ा सा एक प्रोसेस समझो, मैं जो बोल रहा हूँ पहले। काम जब हम लोग जाते हैं, मान लीजिए अभी हमारे साथ में ठीक है केविन जी है, मान लीजिए अभी केविन जी हमारे क्लाइंट है। अब मैं केविन जी की साइट पे गया, केविन जी से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बताया कि सर ये मेरा 3 BHK का फ्लैट है, इसके ऊपर मैंने अभी बिल्डर से परचेस किया हुआ है, अभी इसमें ज्यादा काम हुआ नहीं, सिर्फ टाइल्स और सीलिंग का काम हुआ है और लाइट्स वगैरह लगी, सैनिटरी फिटिंग हो रखी है। तो अब इन परिस्थितियों के अंदर मैं अपना स्कोप ऑफ डिजाइनिंग क्या लिख सकता हूँ?
कि मुझे उसके ऊपर में फर्नीचर बना के देना है। अब मैं अगर टर्नकी काम कर रहा हूँ या विथ मटेरियल काम कर रहा हूँ, तो फर्नीचर में मैं प्लाईवुड कौन सी लगा रहा हूँ, कितने थिकनेस की लगा रहा हूँ, उसके ऊपर में कौन सा लैमिनेट लगाने वाला हूँ। फर्नीचर के साथ साथ उस पे कौन सा हम लोग अपॉलिस्ट्रीज वगैरह दे रहे हैं, या ओवरऑल हम लोग उसमें डेकोरेटिव्स में क्या देने वाले हैं। अगर उसके ऊपर में हमको पैनलिंग करना है, मॉड्यूलर किचन बनाना है, तो किचन बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लग रहा है। तो ये जो चीजें आती है, कभी भी ये टू फैक्टर बोलते हैं, टू फैक्टर बोल सकते हैं पहले। टू फैक्टर मीन्स व्हाट? हम्म क्या बात हो गई? टू फैक्टर मीन्स व्हाट? पहला फैक्टर यहाँ पे समझो, कंसेप्ट। यानी मैंने केविन जी से बात की और मैंने उनका एक कंसेप्ट समझ लिया। अब ये चीज समझने के आधार पर अब उनने मुझे क्या बताया, सर मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए, सर मुझे हॉल भी बनाना है, सर मुझे एक मास्टर बेडरूम देना है, एक किड्स रूम देना है और एक गेस्ट बेडरूम देना है, और सर हमारा जो डाइनिंग एरिया उसको भी हमको बनाना है। अब ये तो हो गया अपना पहला लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर अपने को इसके अंदर में मान लीजिए मॉड्यूलर किचन बनाना है, तो मॉड्यूलर किचन के अंदर में सर मुझे ट्रेडिशनल वाला बनाना है, या उसके अंदर में किस टाइप के मटेरियल्स यूज करना है। अगर मुझे लिविंग रूम बनाना है, तो लिविंग रूम में मुझे कौन कौन से फर्नीचर देना है, मुझे सोफे का डिजाइन देना है, मुझे कॉफी टेबल का डिजाइन देना है, मुझे वहां पे टीवी यूनिट का देना है। अब इसके ऊपर में कल को जाके क्लाइंट बोलेंगे सर कंसोल टेबल भी दे दो, डाइनिंग टेबल भी इधर ही लगा दो, और दो चीज लगा दो, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एक्स्ट्रा। दैट मीन्स कंसेप्ट में और लेआउट में आपको पहले एक डिजाइनिंग समझ में आ जानी चाहिए, द स्कोप। ये सभी चीजें स्कोप में आ रही है, मेरे खाते में क्या क्या है, आसान भाषा में। 3D कुड बी अ स्कोप और नॉट बी अ स्कोप। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि जब हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं तो 3D इंक्लूडेड नहीं रहता है, क्योंकि 3D कभी क्लाइंट का डिमांड है भी और नहीं भी है भी आजकल। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट क्या होता है, हमको जब पहली बार हम जाते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट हमसे बोलते हैं कि आप एक बेसिक प्लानिंग दीजिए या 3D बना के दीजिए। तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर में आज के जमाने में अगर हम बात करें, जहाँ पे कंपटीशन, AI, ये सभी चीजें इतनी बढ़ चुकी है, हमसे ज्यादा क्लाइंट को पता है कि उनको क्या बनवाना है। इसीलिए सभी लोगों के लिए आजकल 3D भी थोड़ा सा मैंडेटरी कम सामान हो गया, दैट वी नीड टू गिवन इनसाइड द पैकेजेस, राइट। बट अगेन रिवीजन लिमिटेशन के साथ। फिर आता है वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग्स इन टर्म्स ऑफ, अब मुझे पता है कि क्या देना है, तो इसकी वर्किंग ड्राइंग सबसे अहम। क्योंकि एक साइट को करने के लिए सिर्फ मैं जाके खड़ा हो गया इंटीरियर डिजाइनर और काम हो जाएगा नहीं। आपके हाथ के नीचे कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, फॉल सीलिंग वाला बंदा है, टाइल्स वाला बंदा है, वॉलपेपर वाला है, पेंटिंग वाला है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब सभी लोग किस चीज के उधर तैयार है कि भैया मुझे अपनी अपनी ड्राइंग मिले। टाइल्स वाले को एक बार पता चल गया कहाँ कौन सी कितनी कितने mm की कौन से साइज की टाइल लगाना है, वो अपना काम करेगा। इलेक्ट्रीशियन को पता है कि सीलिंग का काम कैसा हो रहा है, कहाँ गड्ढे करना है, कहाँ वायरिंग बिछाना है, तो पहले वायरिंग हो जाएगी, उसके हिसाब से सीलिंग का काम हो जाएगा। सो ऑल द थिंग्स शुड बी प्रिटी मच मेंशन्ड इनसाइड द स्कोप ऑफ वर्क। इसीलिए आखिरी में एक लाइन यहाँ क्या लिखी पड़ी है, क्लैरिटी इन द स्कोप। ये आपको 70% डिस्प्यूट अवॉइड कर सकता है, 70% डिस्प्यूट्स अवॉइड कर सकता है। अब मेजरली इनके अंदर में, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एज इन डिजाइनर, हम लोगों को पता है हमको क्या देना है नहीं देना है, बट नॉट एवरीथिंग इज बीइंग नोन बाय द क्लाइंट एंड ऑब्वियसली, क्योंकि अधिकतर क्लाइंट्स उनके जीवन काल में पहली बार घर बनवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हमसे ज्यादा देखा जाए तो क्लाइंट विल बी रिक्वायरिंग दीज अग्रीमेंट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि जिसके मन में पाप है वो तो अग्रीमेंट से भागेगा, ये बात भी आप समझ लीजिए। ये बात आप समझ लीजिए, एकदम स्पेसिफाइड रीजन बिहाइंड। क्योंकि अगर मुझे स्कोप में कल को जाके कम ज्यादा करना है या क्लाइंट ने एक्स्ट्रा काम कराना है, दोनों तरफ से हो सकता होगा इस, तो उन चीजों में स्कोप ऑफ वर्क फिर हमारे लिए काम आएगा। ऑल द थिंग्स विल बी रिटन डाउन। कोई भी चीज अगर रिटन डाउन नहीं है, सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज कि सर ये तो होगा ही, ये तो हमने सोचा ही था या देखा ही था। ये सब चीजें ना कोई बोलेगा और ना कोई सुनेगा। एंड साइट विजिट लिमिट, तो ये आपके कुछ जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, आपकी ये स्कोप ऑफ वर्क में निश्चित करते हैं। तो अगर केविन जी आपकी साइट लिया, तो आपके साइट में क्या काम है, किस प्रकार के लेआउट्स मुझे देना है, 3D देना है नहीं देना है, कितने देना है, कौन से लेबर को कितना काम कैसा, कौन से ड्राइंग्स कितने कितने प्रकार के ड्राइंग्स मुझे देना है। सिर्फ 3D बना के एक सामने का फ्रंट एलिवेशन बना के दे दिया, काम हो गया क्या सर? नहीं। अगर वर्किंग ड्राइंग की बात चल रही है तो उसका क्रॉस सेक्शन डिटेल भी क्या रहेगा वो भी देना है, मटेरियल सिलेक्शन भी मुझे देना है। दीज ऑल कम्स अंडर दिस। Layout planning, 3D, working drawings, limited supervision, execution, labor management, material purchases, contractor guarantee. These are all the relevant points that you can think to add or not to add. इसीलिए मैंने क्या लिखा रखा, differs, right? Material purchase could be a differentiative or could be a differentiative part कि मेरे खाते में है या नहीं है. I guess this is clear to everyone till now. Everyone, let me know user reactions. Mhm. Cool. Now, moving along towards the next art is the
फीस स्ट्रक्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? व्हाई वी ऑल वर्क फॉर। सो अब देखिए, फीस के अंदर में आई ट्राई टू मेक इट प्रिसाइज एंड इजी फॉर एवरीवन। हम जब भी इंटीरियर में या डिजाइनिंग फील्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं, अंडरस्टूड, तो इन सभी केसेस के अंदर में तीन तरह के हम लोग पेमेंट ले सकते हैं, तीन तरह से, डिपेंड्स अपॉन साइट टू साइट। पहला हो सकता है पर स्क्वायर फीट। आइडियली जब भी आप कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो हम लोग एक पर स्क्वायर फीट डिजाइनिंग फीस पे ज्यादा रिलाई करते हैं, वो ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि पर स्क्वायर फीट में आप डिजाइनिंग चार्जेस यूजुअली, जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर है टीयर वन सिटी में, अगर हम बात करें पुणे, मुंबई, दिल्ली, मैंगलोर, कलकत्ता, ऐसे एरियाज के अंदर में, तो वहां पे एक एवरेज इंटीरियर डिजाइनिंग कॉस्टिंग इज समवेयर बिटवीन 70 to 80 रुपीज, 60 रुपीज, दीज आर द एवरेज कॉस्टेस। टीयर टू सिटीज में हम जाएंगे तो 50 to 70 रुपीज एक एवरेज हो सकता है, स्टार्टिंग टू मिड रेंज वैल्यूज अपन बोल सकते हैं। टीयर थ्री सिटी में अगर हम लोग एकदम थोड़े टाउन या टीयर थ्री सिटी में हम अगर बात कर रहे हैं, तो वहां पे आज भी 25, 30, 40 रुपए पर स्क्वायर फीट में लोग काम करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। सिर्फ ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, मटेरियल मटेरियल नहीं दे रहे अपन इतने में। अगर आज मेरा 1,000 फुट का अगर मैंने काम करना है किसी के लिए, और मैंने अगर उस पे मान लीजिए 40 रुपए का अगर एक काम लेना है, यार ओवरऑल मेरा उसके ऊपर में हम्म 40,000 रुपये मेरा उसके ऊपर में डिजाइनिंग कॉस्ट बन जाता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट सिनेरियो, पर स्क्वायर फीट। अंडरस्टूड। सेकेंड इज द लमसम। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट रहता है तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग लमसम में चार्ज करते हैं। मान लीजिए किसी के घर में अब ज्यादा काम नहीं है, उन्हें एक कमरा ही तैयार कराना। कमरा मेरा 10 बाय 10 का है। अब 10 बाय 10 का कमरा है, 100 फुट का कमरा। 100 फुट के कमरे में मैंने 40 रुपए के हिसाब से अगर काम करूंगा तो केवल बनते हैं 40,000, 4,000 सॉरी। और ये 100 फुट का कमरे को बनाने के लिए विथ माल मटेरियल, लेबर, एग्जीक्यूशन, साइट विजिटिंग लग रहे हैं मान के चलिए 2 महीने। बेड लगेगा, टीवी यूनिट बनेगी, फर्नीचर बनेगा, फॉल सीलिंग होंगी, टाइल्स होंगी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग होगी, पूरे दुनिया जहान का कामकाज। तो इन सभी काम को करने के लिए और 2 महीने कोई साइट पे जाना, रोज तेल लगाना, देखना, पेट्रोल का खर्चा करना, मटेरियल सिलेक्शन के लिए जाना, सिर्फ 4,000 के लिए इतनी मेहनत तो होगी नहीं। तो ऐसे केसेस में जहां पे काम बहुत छोटा है, तो उन केसेस में आइडियली वी गो विद लमसम, राइट? ओवरऑल अपन ने एक लमसम में काम दे दिया उसको, ऐसा बोल के। तो अब यहाँ पे फिर मैंने मान लीजिए 10,000 कोट कर दिया क्लाइंट को कि 10,000 रुपये में पूरा आपका काम करवा दूंगा। क्लाइंट ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि छोटा काम यूजुअली कोई पकड़ता नहीं है और लमसम में क्लाइंट को फिर काम लेना ही पड़ता है। और तीसरा आता है फिर प्रोजेक्ट का परसेंटेज के आधार के ऊपर में। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अगर प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ के जा रहा है। अब जैसे एक हाल फिलहाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे पास में एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में पर फ्लोर जो कारपेट था दैट वाज 7,000 स्क्वायर फीट। ओपन एरिया था, उनको वहां पे एक नॉर्मल ये बनाना है, कॉल सेंटर बनाना है। अब कॉल सेंटर के अंदर में आप सोच के रखिए कि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें क्यूबिकल्स भी होते हैं, उसके अंदर में मैनेजिंग डेस्क वगैरह भी होती है, केबिन्स वगैरह भी होते हैं, पैंट्री एरिया भी होता है, डाइनिंग एरिया भी होता है, साथ साथ वॉशरूम्स भी होते हैं, उसके पार्किंग एरिया भी मुझे देना है। और ऐसे करके 3 फ्लोर है, यानी टोटल कितना हो गया, 21,000 स्क्वायर फुट हो गया। अब एवरेजली अगर मैं उसके ऊपर में मान के चलिए 70 रुपीज अगर कोट कर रहा हूँ क्लाइंट को, हम्म, तो 70 रुपीज के हिसाब से आपका फीस तो मेरी 14.5 लाख हो जाएगी, 14.7 लाख। अब क्लाइंट तो सर पकड़ लेगा कि सर 21,000 फुट के ऊपर में मेरे को अगर 15 लाख का खर्चा आ रहा है डिजाइनिंग फीस में से, अच्छा तो मैं रहने देता हूँ बोले। तो फिर इस केस में अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट चले जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आई कैन गो विद द लमसम। क्यों? क्योंकि अब इस सिनेरियो के अंदर में जहां पे इतना स्केलिंग का काम था 21,000 फुट का, वहां पे मुझे पता है कि यहाँ पे कॉल सेंटर बनाने के लिए यहाँ पे मॉड्यूलर फर्नीचर लग रहा है। मॉड्यूलर फर्नीचर मतलब बना बनाया रेडीमेड फर्नीचर, जिसके अंदर में आज जैसे ऑफिस फर्नीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऑफिस फर्नीचर्स देखा जाए तो क्यूबिकल सेक्शंस ये सभी चीजें, तो इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जितना भी फर्नीचर है उसमें से मुझे पता है कि 70% फर्नीचर रेडीमेड रहेगा या ऑर्डर बेसिस पे रहेगा। तो मुझे सिर्फ ब्रोशर में सिलेक्ट करना है या साइजेस बताना उसके हिसाब से। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर में जो नंबर ऑफ ड्राइंग्स थे वो रिड्यूस डाउन हो रहे हैं। अंडरस्टूड। केबिन वगैरह बनाना, एसीज है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, ये सब, तो उसके हिसाब से आपको जो भी एक लगता है लमसम में आप वो काम दे सकते हैं। या आपने एक परसेंट पे बोल दिया कि क्लाइंट ने कहा कि ओवरऑल मुझे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 1 CR का खर्चा आने वाला है, तो उसके ऊपर में आपने जो भी एक परसेंट बैठता है, आइडियली इंटीरियर डिजाइनर 5 to 10% के बीच में काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रैक्टिसेस। 10% भी किसी ने कोट किया मतलब 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए उसकी फीस रहेगी। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स जिसपे एक इंटीरियर डिजाइनर या डिजाइनर चार्ज करते हैं या कर सकते हैं, निर्भर करता है अपने प्रोजेक्ट पे, स्केलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट पे, और आपके एक्सपीरियंस पे, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत सारे फ्रीलांसर्स शुरुआती समय में अपने अपने नए नए करियर के समय में फ्री में भी काम कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं बहुत सस्ते में भी काम कर देते हैं। आपको ऐसे क्लाइंट से भी बचना है जो
हम बोलते हैं कि एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फ्रेशर्स को या बिगिनर्स को या इन सभी चीज़ों पे, जहाँ पे आपको अभी तजुर्बा कम होने के बाद फिर उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा काम दे दे या लिखा पढ़ी हो जाए, फिर उसमें हम लोग उस चीज़ को लेके थोड़ा सा माइंड अप हो जाए। तो वी नीड टू ऑल्सो बी थिंकिंग अबाउट दैट फर्स्ट आउट कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है और हो सकती है। ओके, नेक्स्ट मूविंग along with the payment schedules or the schedule chart we say, एडवांस पेमेंट लेके हमेशा काम करो, कभी भी बिना एडवांस के काम मत करो। आप साइट पे जा रहे हो, क्लाइंट से विजिट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसके बाद में अपन ने एक मूड बोर्ड दे दिया, यहाँ तक की कहानी ठीक है। जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, आज के जमाने में जहाँ पे लगभग हर क्लाइंट को खुद से 3D मिल जाता है, या इतना कंपटीशन है कि लोग मार्केट खराब करने के लिए 3D खुद से ही दे देते हैं। लेकिन अब ऐसे मार्केट में सस्टेन करने के लिए इसका ये मतलब नहीं कि हम ये चीज ना करें, हम भी कर सकते हैं बट एक लिमिटेशन के साथ। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि एक बार मुझे पता चल गया कि द क्लाइंट इज माइंड, क्लाइंट को मेरा काम पसंद आ गया, सभी चीजें, तो एडवांस इज मस्ट टू हैव 25%, 30%, जो भी आपके प्रैक्टिस के हिसाब से यू शुड टेक अ चार्ज फर्स्ट। लेट से अगर मेरा और क्लाइंट के बीच में अगर निश्चित हुआ है कि 1 लाख रुपए अगर मुझे डिजाइनिंग चार्ज लेना है, सो 30,000 इज नॉट अ वेरी वीक अमाउंट। बाकी फील्ड्स में आप देखेंगे तो 50-50% एडवांस के साथ काम होता है, हमारे फील्ड में यूजुअली थोड़ा सा एडवांस कम ही रहता है, दिखता देखा जाए तो आपने एक एडवांस ले लिया, उसके साथ आपका कंसेप्चुअल अप्रूवल हो गया, एडवांस लेने के बाद में हमने क्या होगा, काम शुरू कर दिया। अपन ने मान लीजिए 20% काम खत्म कर दिया, कितना बोल रहा हूँ मैं, 20%। कभी भी ये जो परसेंट है ना, इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से समझो। मुझे अगर किसी को मान लो 10 ड्राइंग देना है, अगर मैं 30% पेमेंट ले रहा हूं तो मैं 2 ही ड्राइंग का काम करूंगा, 10% मैं रोक दूंगा। और जब ये 10% में मैं हाथ डालने जाऊंगा, तब मैं ये 40% का पेमेंट लूंगा, उसके बाद में मैं ये 10 और यहाँ के 3 फिर वो काम दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा, आखिरी का जब 20% या 10% काम बचेगा, 10%, तब आपका ये कंप्लीशन वाला पेमेंट आप पहले ले लेंगे और उसके बाद में अपन हैंड ओवर कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक लाइबिलिटी, अपन जो बोलते हैं, एक हुक जो होता है, जो हमारे पास हमेशा फंसा रहता है क्लाइंट का, वो ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं रही, और आपने बहुत बार ऐसा भी हम देखने मिलता है कि सर मैंने तो ड्राइंग दे दी, उसका क्लाइंट का फोन आना बंद हो गया। बहुत बार होता है, तो उनने या तो किसी काम को कोई कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, या कोई कारपेंटर पकड़ लिया है, या क्लाइंट को लगा मैं तो पिंटरेस्ट से देख के फोटो दिखवा के बनवा लूंगा, ऐसा भी हो गया है। तो ये परिस्थितियां बहुत आती है। तो इन्हीं सभी चीजों के लिए एक चीज को ध्यान रखिए कि अगर कोई क्लाइंट आपको एडवांस दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो ये सोच के तो आया कि आपसे काम करवाना है तभी दे रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंसेप्ट या वर्किंग ड्राइंग जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बीच के ड्राइंग्स, जो हमारे इन जनरल बीच का पूरा प्रोसेस होता है, 60% एरिया हमारा जो बीच का, तो इन सभी के अंदर मैं ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट कि मेरा जो लेआउट है वो मैं किस फॉर्मेट में दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, लेआउट किस फॉर्मेट में, मीन्स मैं ड्राइंग्स जो दे रहा हूँ वो किस फॉर्मेट में दे रहा हूँ, फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ, अब मान लीजिए अगर 2 फ्लोर का काम है और दोनों फ्लोर में डिजाइन सेम है, देखो बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2 फ्लोर का काम है और दोनों ही फ्लोर का सेम साइज है, सेम फर्नीचर है, सब सेम है, और क्लाइंट को स्टार्टिंग में नहीं पता है कि मैंने दोनों ही फ्लोर का आपसे पैसा ले रखा है। क्योंकि देखो अपन चार्ज कैसे लेते हैं, मैं थोड़ा बेसिक रखता हूँ मैं इसको, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, पहला फ्लोर 1000 फुट का है, दूसरा फ्लोर भी 1000 फुट का है। अब 1000 फुट का ये जो फ्लोर है और 1000 फुट का ये जो फ्लोर है, एक के ऊपर एक दोनों फ्लैट है, दोनों का कामत सेम है, पूरा सेम है, मैं बोलता हूँ सिर्फ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहने वाला है, दोनों भाइयों के दोनों फ्लोर है। तो हमने जब काम लिया, तब हमने काम कैसा लिया, ऐसा लिया, 10 और 10, यानी 2000 स्क्वायर फुट बोल के, और 2000 स्क्वायर फुट के हिसाब से मैंने इनसे एक फीस ले ली, मान लो 80,000 रुपये, 40,000 रुपये फुट के हिसाब से, 40,000 रुपये फ्लोर के हिसाब से। अब मैंने जब 50% काम खत्म किया और क्लाइंट को इस चीज का अंदाजा लग गया, अरे यार ये जो नीचे बने तो ऊपर भी बन जाएगा, तो मैं काय को ऊपर की ड्राइंग के अलग से पैसे दूं। तो इसीलिए यू नीड टू ऑल्सो बी मेड श्योर अबाउट कि हम अगर कोई काम दे रहे हैं, सो ऑलवेज शोकेस इज इन सच ए मैनर कि चीजें अगर एक से की अगर हो भी रही है, तो हमारे बात करने के तरीके में, या हमारे एक्सप्लेन करने के तरीके में, या हमारे डिजाइन बनाने के तरीके में, वी कैन क्रिएट सम डिफरेंशिएटिव्स। एब्सोल्युटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। अदरवाइज जहां 80 का काम होना है, वहां डायरेक्टली 40 में आके काम रुक जाता है, और उसके बाद में या तो कोई बहाना मिल जाएगा, या काम रुक जाएगा, या वो खुद से करा लेंगे, XYZ जो भी है। And we do not have any option in that case, right? So we need to be made sure about that also। ये चीजों का आप लोग एक ध्यान रखें। और फाइनल जो हमारा कंप्लीशन पेमेंट, विच इज द लास्ट 10%, दैट वी आइडियली वेट फॉर इन द लास्ट टाइम। सो इसीलिए बहुत बार लोग जो सोचते हैं कि सर हमारा काम हो जाता है, लेकिन आखिरी वाला जो पेमेंट होता है वो अटक जाता है, अधिकतर हम लोग जो देखते हैं फील्ड में, वो हमको अवॉइड करने के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो विथ। आई गेस दिस इज ऑल क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ, लेट मी नो विद द रिएक्शंस। ओके, कूल, बढ़िया।
ओके, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स, हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे, या आप नोट करके रखिए या पूछने के लिए तैयार रहिएगा बाद में। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टाइमलाइन। टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैसे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट आई कीप इट क्विक एंड इजी फॉर एवरीवन। सो टाइमलाइन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी इंक्लूडेड अंडर माई क्लॉजेस। राइट, अभी हम लोग क्लॉजेस की ही बात करें, ध्यान रखिए, भूल मत जाना। स्टेजेस, ड्यूरेशन, कंसेप्ट पे कितना समय लग रहा है, 3D के लिए कितना समय लग रहा है, वर्किंग ड्राइंग के लिए कितना समय लग रहा है। कभी भी एक चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी काम अगर आपने उठाया हुआ है, भले वो कंसल्टेंसी में हो टर्की में हो, सो टाइमलाइन सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि मेरी अगर लेबर लगी है, मैंने 20 दिन का अंदाजा लगा के अगर काम उठाया है, 25 दिन लग रहे हैं, तो मेरे जेब से पैसा लगेगा या क्लाइंट के जेब से भी लग रहा है, तो वी नीड टू मेक इट क्लियर टू एवरी बोथ द पार्टीज। सो क्लाइंट डील है यानी टाइमलाइन एक्सटेंशन। तो ये सभी चीजों में अपन को टाइमलाइन कभी भी मेंशन करना होता है, हम स्टार्टिंग में मेंशन कर देते हैं, या जैसे आपने अगर इसे मेंशन किया कि कंसेप्चुअल स्टेज में मुझे 2 महीने लगेंगे, 3D देने के लिए मुझे पैरेलली आपको 1 महीना लगेगा, वर्किंग ड्राइंग देने के लिए मुझे 1.5 महीना लगेगा, कुल मिला के कितना समय लग रहा है। तो सिर्फ एक टाइम दे दिया नहीं, बल्कि एक उल्टी घड़ी चालू हो जाती है हमारे लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। क्लाइंट को पता है कब क्या काम एक्सपेक्टेड है, कब कौन सा पेमेंट देना है, मुझे पता है कब कौन सा काम करके देना और कब कैसा पेमेंट लेना है। क्लियर फॉर एवरीवन। Then it comes about the variation clauses. Important thing. Variation means what? कुछ अगर नया आ गया तो, थोड़ा मोड़ा काम आ गया तो कैसा करेंगे फिर? इफ क्लाइंट changes anything after the approval, so that needs to be extra charge. But not every time I'll say, अगर छोटा मोटा काम रहा तो it's fine, we can do that, right? थोड़ा बहुत काम रहा कि सर मुझे ये पसंद नहीं आया, या कुछ मटेरियल ऑप्शंस मिल सकते हैं क्या, या हम उसके ऊपर में कुछ लाइटिंग के ऑप्शंस दे सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत चिल्लर काम रहा तो इट्स फाइन। बट अगर बहुत ज्यादा चेंज है, लेआउट चेंज करना है, थीम चेंज करना है, कंसेप्ट चेंज करना है, कमरा ही उठा के चेंज करना है, मटेरियल्स पूरे उठा के चेंज करना है, this will be the case. Extra chargeable, absolutely. Extra 3D will be done. एडिशनल रूम डिजाइन, इट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। सो इसीलिए ये वेरिएशन क्लॉजेस भी होते हैं उसके अंदर में, अग्रीमेंट के अंदर, विच शुड बी मेड क्लियर विद द क्लाइंट फर्स्ट। सर ये तो एक छोटा सा ही रूम तो है, मंदिर वाला रूम है, ये भी तो हो ही जाएगा, हॉल के साथ एक मंदिर का भी डिजाइन दे दीजिए, एक्स वाई जेड, मेनी थिंग्स कम्स राइज। सो दैट्स व्हाई वी मेक इट श्योर कि आपका जितना ज्यादा प्रिसाइज स्कोप ऑफ डिजाइन रहेगा, उतना ही ये वाला पॉइंट लागू होता है जो नीचे लिखा है, क्लैरिटी मीन्स 70% डिस्प्यूट्स अवॉइडेड। ओके, देन इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द सुपरविजन क्लॉजेस। सुपरविजन मीन्स व्हाट? मुझे कितना सुपरविजन देना है साइट पे विजिटिंग एंड ऑल। अब इस पे जैसे कंसल्टेंसी में हम लोग आइडियली डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं और लिमिटेड विजिट्स, जैसे मैंने कहा नो कॉन्ट्रैक्टर लाइबिलिटी। इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, उन सभी चीजों की लाइबिलिटी हमारी नहीं होती, उसकी लेबर नहीं लग रही, वो उसकी गलती है। इन सभी केसेस में मैक्सिमम टाइम्स इट हैपेंस कि क्लाइंट खुद अरेंज करते हैं लेबर वगैरह, या हम लेबर को क्लाइंट से मिलवा देते हैं और वो आपस का उनका जो भी जो भी रहेगा पैसे पानी का संबंध, वो डायरेक्टली डील करेंगे। आर जॉब इज जस्ट टू एक्सप्लेन देम कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, डिजाइन तक के संबंधित। टर्न की मॉडल, देखो अब एक चीज मैंने इसमें अनुभव की है कि जब भी हम लोग कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमारे पास में स्केलिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का स्कोप ज्यादा रहता है। तो इसके अंदर में हमारे पास में स्केलिंग का स्कोप ज्यादा रहता है, कि अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर एक साइट के ऊपर में, एक प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए अगर मुझे 15 डेज या 20 डेज लग रहे हैं, मैं बोलता हूँ 20 डेज ले लो, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं टर्नकी में काम ले रहा हूँ तो ये 20 दिन की जगह मुझे मान लीजिए 80 दिन लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। तो अब 80 दिन के अंदर में एग्जीक्यूशन के लिए मुझे माल मटेरियल लेबर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीजें लेना है। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर कोई काम 20 दिन में अगर कर रहा हूं और मैं 4,000 रुपये कमा रहा हूँ, एक अंदाजा लेके चलिए अभी, और 80 दिन में अगर मैं उसके 16,000 रुपये अगर नहीं कमा रहा हूँ तो मैं घाटे में हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि 80 दिन में अगर मुझे सर इस काम के अगर 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप सोच के चलिए कि ये काम तो मैं 40 दिन में करके भी 8,000 रुपये कमा लूंगा। बात सही हो रही है? सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट कि मैं किस मोड में काम कर रहा हूँ और कैसे जाना चाहिए। सो सुपरविजन इज नॉट इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखिए, सुपरविजन एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं होती है, वो लेबर की होती है। वो माल बराबर काट रहे हैं, देखना हमारा काम है, लगाना हमारा काम नहीं है। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन सो फार। ओके, मूविंग along towards the next point, that is the intellectual property clause. Intellectual property clause means what? Design belongs to the designer, cannot client cannot reuse without the permission, designers can use it for the portfolio। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आज मैंने अगर कोई डिजाइन दिया बना के, मेहनत करके, एलिवेशन बना के, सभी चीजें करके, तो द क्लाइंट इज नॉट यू नो दे कांट यूज इट
फॉर देयर ओन, या कोई और को काम देके या उससे वही करवा के दे नहीं कर सकते। तो इसीलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आइडियली ये सभी चीजें भी मेंशन किया जाता है डिजाइनिंग के, क्योंकि इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ डिजाइन, इट वाज द थिंग दैट वाज मेड बाय द डिजाइनर। तो इसीलिए ये चीजें आती है। बाकी उसको रीयूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। पोर्टफोलियो में डालने का हमको एक ये होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में आपका जो घर है हमने जो बनाया है उसको हम डाल सकते हैं, ये सभी चीजें मेंशन करते हैं। टर्मिनेशन एंड डिस्प्यूट क्लॉज शुड इंक्लूड, अगर हम बोलते हैं कि कभी कल को जाके अगर टर्मिनेशन करना पड़ा अग्रीमेंट का, प्रोजेक्ट चले जाता है या कुछ दिक्कतें आती है या हमको अगर खत्म करना है या पार्टी को खत्म करना है, तो ये चीजें भी इसमें रिटन डाउन रहना चाहिए। अपन बोलते हैं ना कि अगर ये चीज हुई तो इट विल बी टर्मिनेटेड, ऐसा। सो पेमेंट क्लियरेंस टिल द टर्मिनेशन डेट, jurisdiction सिटी और एब्रीविएशन, एब्रीविएशन ऑप्शंस मतलब क्या है कि रिटर्न नोटिस पीरियड देना एक जरूरी है। पेमेंट का लेवा देवा, पेमेंट अगर वो नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। ज्यूरिसडिक्शन सिटी मतलब मैं मुंबई में हूँ, पार्टी पुणे में है, तो अगर कल को जाके कुछ दिक्कत हुई तो पार्टी को मुंबई आना पड़ेगा। मैं पुणे जाके उधर के कोर्ट में फाइल करूंगा, ये नहीं होता। इसलिए ये चीजें भी ज्यूरिसडिक्शन मेंशन रहना चाहिए। एब्रीवेशन मीन्स बेसिकली अगर मान लीजिए कल को जाके अगर कोर्ट कचहरी वाला कामकाज नहीं करना है तो एक थर्ड पार्टी को बुला के भी, हम्म, जैसे मान लीजिए आज कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ कोई भी चीज को लेके, तो अग्रीमेंट वहां कैंसिल हो रहा है, तो अगर बीच में कोई डिजाइनर या कोई थर्ड पार्टी आके अगर उनके बीच में अपन बोलते हैं ना एक आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो इसको एब्रीविएशन ऑप्शंस में दिया जाता है कि भाई कल को जाके कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये बंदा या ये थर्ड पार्टी, जैसे अंपायर होता है, अंपायर पे सब पे भरोसा है, सबको भरोसा है, तो उसी प्रकार से कोई थर्ड पार्टी या थर्ड अंपायर संबंध काम कर सकता है। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को आखिरी में जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी है, हम्म, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे एक स्कोप के तौर पे या क्लॉजेस के तौर पे आप सभी लोग ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्लॉजेस के नाम मैंने लिख रखे हैं। एक फॉर्मेट भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि अग्रीमेंट दिखता कैसे है। फॉर्मेट डालने के बाद में, क्लॉजेस डालने के बाद में कौन कौन सी चीजें उसके अंदर में एक आ सकती है। सो पार्टी का नाम, स्कोप ऑफ वर्क, आई गेस आप सभी ये सभी अभी जान चुके हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। डिलीवरेबल्स, फी स्ट्रक्चर्स, पेमेंट टर्म्स, टाइमलाइन, वेरिएशन क्लॉजेस, सुपरविजन, इंटेलेक्चुअल, टर्मिनेशन क्लॉजेस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी आप समझ रहे हैं, शुरुआत से लेके अंत तक के एक साइट के ऊपर में जो जो चीजें आ सकती है, हो सकती है, होने वाली है, हम हर एक चीज का एक हेड क्रिएट करते हैं। हेड मींस अपन ने उस चीज का एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया कि पार्टी की डिटेल्स, स्कोप ऑफ वर्क में मैंने 15 चीजें लिख दी, डिलीवरेबल्स में मैंने दो चार चीजें लिख दी। सो पर्पसेस जैसे पार्टी का आइडेंटिटीज, identifies clients and the designers, scope of defines the services, defines drawings and the outputs, defines the professional charges, all those things जो भी हमने पढ़ी बस वही चीजें लिखी हुई है। और इसके क्या फायदे हैं यहाँ पे मेंशन है, ये आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं। आफ्टर दिस क्लास आपको जब ये मिलेंगे तो रिवीजन करने में आपको ये आसानी होगी। ओके, एंड इन द लास्ट आई हैव मेड दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस, सो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि अग्रीमेंट अगर हम बना रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे अब ये 2 पेजर या 2 पेज का अपन ने बना रखा है। पहले पेज में मैंने जैसे लिख रखा है कंपनी का नाम, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एड्रेस, पार्टी का नाम, डिटेल। अब अग्रीमेंट अगर हो रहा है इज मेड ऑन विच तारीख, ये सभी चीजें हो रही है, क्लाइंट का नाम, एड्रेसेस वगैरह, एंड हमारा नाम, एड्रेस वगैरह। स्कोप ऑफ वर्किंग, क्या क्या स्कोप आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क एग्जीक्यूशन या मटेरियल प्रोक्यूरमेंट अगर कुछ भी हो रहा है तो ये हमारे खाते में नहीं है, ये हमने मेंशन कर रखा है। प्रोफेशनल चार्जेस ओवरऑल मैं कितना लेने वाला हूँ और कब कब लेने वाला हूँ। पेमेंट के टर्म्स क्या रहेंगे, जीएसटी पकड़ के है, विदाउट जीएसटी है, या जीएसटी एप्लीकेबल, XYZ जो भी चीज है। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेरिएशन, एक्स्ट्रा क्लॉसेस, आप देख रहे हैं कि हर एक चीज का एक हेड क्रिएट है और उसके अंतर्गत जो जो चीजें आपको करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो आप लिखेंगे। साइट सुपरविजन क्लॉजेस, जैसे डिजाइनर्स रोल इज लिमिटेड टू द कंसल्टेशन एंड पीरियोडिक साइट विजिट, जैसे ये लिख रखा है अपन ने कि मेरा डिजाइनर होने के नाते काम है, मैं लिमिटेड कंसल्टेशन जो भी मैं दे रहा हूँ वो तो मैं दूंगा ही, और पीरियोडिक साइट विजिट्स। पीरियोडिक में यू कैन मेंशन इट एज वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, ऐसा कुछ। एग्जीक्यूशन क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर में जैसे अपन ने क्या लिख रखा है कि एग्जीक्यूशन या जो वर्कमैनशिप है, लेबर का काम, ये कॉन्ट्रैक्टर संभालेंगे या पार्टी संभालेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्लॉजेस, टर्मिनेशन कब हो सकता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अगर हुआ तो क्या, जैसे इसमें लिखा है फेलिंग विच jurisdiction शैल बी, जैसा अभी इधर अपन ने लिख दिया शैल बी द नागपुर jurisdiction या जयपुर jurisdiction, जो भी है आपका। दिस अग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज, क्लाइंट का सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर और डेट, आज सिंपल एज दैट। सो दिस ideally makes sure that all the things are being kept in a professional and a systematic manner,
एंड इसके अंदर में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस अगर आप एक थोड़ा सा देखना चाहें, जैसे कि अभी हमने जो मेनली ध्यान में रखते हुए पढ़ा कंसल्टेंसी के ध्यान में रखते हुए, अगर आप टर्नकी को भी इंक्लूड करते हैं तो आप इसके अंदर में कुछ एक दो पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे स्कोप तो दोनों में रहेगा, फर्क इसमें कि इसमें डिजाइनिंग में, इसमें एग्जीक्यूशन में, राइट। पेमेंट प्रोफेशनल फीस, इसमें प्रोफेशनल एंड ओवरऑल मटेरियल सभी चीज का हम लोग फीस लेते हैं। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें ज्यादा होती है, राइट। डीएलपी, डीएलपी मीन्स व्हाट? क्या होता है, किसी को आइडिया डीएलपी मीन्स व्हाट? डिफ्लेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, जैसे मैंने कहा था एक अपन बोलते हैं वारंटी टाइप का। तो हम लोग इसके अंदर में यूजुअली कंसल्टेंसी के अंदर में कोई डिफ्लेक्ट्स वगैरह के चांसेस नहीं रखते हैं मटेरियल वगैरह, क्योंकि हम लोग नहीं ला रहे हैं वो चीज। हाँ, लेकिन अगर टर्न की प्रोजेक्ट्स है तो वहां पे हमको एक डीएलपी सोचते हुए चलना पड़ता है कि हमने इतने इतने काम का वारंटी दे रहे हैं, आपका काम अच्छा रहेगा या तकलीफ नहीं आएंगी, ये सब चीजें के भी क्लॉजेस होते हैं इसमें। मटेरियल क्लाइंट खरीदते हैं, इसमें यूजुअली हमारे खाते में आता है डिजाइन परचेसेस, सो वी नीड टू बी मेड श्योर अबाउट दैट वी प्रोवाइड देम द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। बाकी इसके अलावा कॉमन अग्रीमेंट मिस्टेक्स, हमको क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ओवरऑल, कि इसके अंदर में नो रिटर्न एग्रीमेंट मीन्स व्हाट, हमको ऑब्वियसली अग्रीमेंट तो देना ही है। कॉपी पेस्ट मत करो, उसको कस्टमाइज करो अपने हिसाब से। रिवीजन को लिमिट रखो। पेमेंट पेनल्टी क्लॉज भी ऐड करो। विजिटिंग लिमिट मेंशन करो। टर्मिनेशन क्लॉज रखो, वेरिएशन क्लॉज रखो, और स्टार्टिंग विदाउट द एडवांस मत करो। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे मिस्टेक्स और रिजल्ट, नो रिवीजन, एंडलेस चेंजेस होंगे। पेमेंट नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल लॉस होगा। स्कोप क्लैरिटी नहीं है तो एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा। सुपरविजन लिमिट नहीं है तो अगेन बार बार साइड पे आइए, सर थोड़ा सा देख लीजिए, लेबर आई है, ये आया वो आया, माल गिरा XYZ, थोड़ा सा देख लो। नो आईपी क्लॉज, डिजाइन का मिसयूज हो सकता है। टर्मिनेशन क्लॉज अगर नहीं है तो लीगल कंफ्यूजन बाद में फिर दिक्कत आएगी, कि अगर हम काम रोक दे तो पता चले पार्टी ने अपने पे केस कर दिया, अरे सर आपने तो काम रोक दिया, अब हम आप पे केस कर रहे हैं। तो ये चीजें भी आना चाहिए, राइट। और आखिरी पेज, हाउ टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, कैसे आप डिस्प्यूट को अवॉइड करेंगे। क्लियरली डिफाइन करो स्कोप को, मेंशन करो रिविजन्स, सभी चीजें लिखा पढ़ी में हर एक स्टेज के हिसाब से बातचीत पे रखो। डिफाइन द पेमेंट माइलस्टोन क्लियरली, मेंशन टाइमलाइन विद एक्सटेंशन क्लॉजेस, इंक्लूड द वेरिएशन और डॉक्यूमेंट ऑल द कम्युनिकेशन। हम व्हाट्सएप खेल रहे हैं, से वो जरूरी नहीं है। अग्रीमेंट ये सभी जो चीजें होती है आइडियली मेल के ऊपर में भेजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर फॉर्म होता है, आप आपने डायरेक्टली कंपनी के हैंडल से या अकाउंट से डायरेक्टली पार्टी के अकाउंट पे भेजिए, वो सभी चीजें ज्यादा एक निश्चित होती है, बेटर होती है। सो प्रॉब्लम सिचुएशन, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, क्लाइंट बोल रहा है, यानी स्कोप अनक्लियर हुआ है तो इसको अवॉइड कैसे करो, स्कोप अच्छे से मेंशन करो। आई थॉट रिविजन्स फॉर अनलिमिटेड, क्लाइंट बोल रहे हैं नो रिविजन्स फॉर लिमिटेड, मेंशन द मैक्सिमम रिविजन्स। पेमेंट डिले हो रहा है तो नो ड्यू डेट मेंशन है इसीलिए, सो अवॉइड पेमेंट डेडलाइन क्लॉजेस। एक्स्ट्रा वर्क डिमांड किया जा रहा है तो इसीलिए वेरिएशन में पहले मेंशन करो। और डिले द ब्लेम, टाइमलाइन अनक्लियर है इसीलिए स्टेज वाइज टाइमलाइन मेंशन करना जरूरी है। तो ये सभी चीजें हमारे अग्रीमेंट के अंदर में टू डू एंड नॉट टू डू, कौन कौन से क्लॉजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये हम उस पर ओवरऑल मेंशन करते हैं। चलो, आई गेस इट्स क्लियर फॉर एवरीवन, यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है? लेट मी नो। ओके, हाउ वाज इट एवरीवन, कैसा रहा आज का सेशन? वाज हेल्पफुल एट एनी केस? ओके, चलो बहुत बढ़िया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस, एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द क्वेश्चन सर आज इसमें के? सर प्लीज। इसके अंदर बीओक्यू का भी कुछ मतलब बीओक्यू पहले ही आ जाता है कि या बाद में इसका कोई रोल रहता है बीओक्यू भी इसमें? बीओक्यूज बेसिकली हम लोग इसके अंदर में जब हम लोग टर्न की प्रोजेक्ट्स के ऊपर में बात करते हैं तो वहां पे बीओक्यूज वगैरह भी हम लोग अलग से ऐड करते हैं क्लॉजेस के तौर पे। तो उसके अंदर में आप बीओक्यूज वगैरह इसमें के क्यों अंदर ऐड में क्या करते हिसाब हैं? किताब हुआ है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कंसल्टेंसी में बीओक्यूज का काम नहीं आता है, क्योंकि ओवरऑल फिर वो परचेसिंग क्लाइंट की तरफ से होती है, हमारा काम सिर्फ एक बताना होता है कि कहाँ पे होता है। आइडियली बीओक्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लिस्ट ही नहीं, उसका ओवरऑल क्या खर्चा होने वाला है, ये सभी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इट जैसे डिपेंड्स अपॉन कंटेंट द हमने अग्रीमेंट। कोई ड्राइंग बना के दी हमको किसी क्लाइंट को, तो मटेरियल तो हम बता देंगे उसको भी क्या है, बस बीओक्यू देने की जरूरत नहीं होती है हमें उसमें। फिर से बोलिए, मटेरियल तो? मटेरियल तो हमें बताना पड़ेगा ना भी यहाँ पे ये चीज लग रही है। जैसे मान लीजिए कोई रूम है उसमें क्या क्या आइटम लग रही है, क्या वुडन यूज हो रहा है, कौन सा यूज कर हाँ, तो सकता वो है वो। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पे दे रहे हो। अगर आप सभी चीजें पहले दिन लाके दे दोगे और क्लाइंट चलेगा तो बीओक्यू बनाने के लिए समय लगता है ना, और और बीओक्यू बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स लगते हैं। अगर आपको अप्रूवल पता है एक देना बेड बनाना है, बेड बनाने के साथ साथ उस पर कितना मटेरियल ये मुझे देना है, तो पहले बेड का डिजाइन फाइनल करना पड़ेगा। और वो इतना अर्ली स्टेज में करना इज वेरी हार्ड टू डू विद, अनलेस एंड अनटिल इफ आई एम नॉट गिवन द एडवांस पेमेंट फॉर इट।
राइट। तो हम लोग इसीलिए जब तक एडवांस नहीं आता हम लोग उसका काम शुरू नहीं करते हैं, और एडवांस भी ऑब्वियसली कब आएगा जब अग्रीमेंट होगा। सो द प्राइमरी स्टेज इज अबाउट द एग्रीमेंट्स फर्स्ट, कि क्या अग्रीमेंट हो रहा है। बीओक्यूज में आप ज्यादा से ज्यादा ये मेंशन कर सकते हैं, अगर टर्न की प्रोजेक्ट है तो मैं ग्रेनाइट कौन सा लगाने वाला हूँ, कितने रुपए स्क्वायर फुट की टाइल्स दूंगा, उसमें मैं कौन से ब्रांड की टाइल्स दूंगा, पाइपलाइन कौन सी रखूंगा, उसमें सीमेंट कौन से क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट कौन से क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक आप आइडियाज दे सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट दिस प्राइमरी केस स्टेज। क्वांटिटी नहीं तो जैसे कंसल्टेंसी में मैंने ड्राइंग बना के दे दी गेस्ट सर, किसी ने अप्रूवल दे दिया मुझे, तो उस टाइम तो भी की जरूरत नहीं होती, हमें कंसल्टेंसी में तो तो नहीं है ना। उस टाइम पे तो देना पड़ेगा ना। आप ड्राइंग कब देंगे? आप अग्रीमेंट के पहले ड्राइंग दे देंगे कि बाद में देंगे? बाद में। बाद में देंगे ना। अभी हम लोग अग्रीमेंट स्टेज की बात कर रहे हैं। आप अगर पूछ रहे हैं कि कंसल्टेंसी कि अगर हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर में अगर ड्राइंग्स कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली अग्रीमेंट आ गया, पेमेंट मिल गया है मुझे स्टार्टिंग का, उसके बाद ही अपन दे रहे हैं, राइट। तो बीओक्यू आपका ऑब्वियसली उसके बाद ही शुरू होगा। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नो वन? ओके, चलो बढ़िया। आई गेस नो क्वेश्चंस इन दैट केस। कूल। एंड ओके, सो व्हाट विल डू, आज की क्लास को तो हम लोग खैर यहीं पे wrap करने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों के लिए एक टेम्पलेट मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन पुट अपॉन योर डेटा अकॉर्डिंगली, जो जो आप इसके अंदर में मेंशन करना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज बेसिकली। तो आप उसको यूज कर सकते हैं फॉर योर केसेस एंड सिनेरियोज अकॉर्डिंगली, देन यू गाइस कैन मेक श्योर अबाउट इट। एंड कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहे सो यू नो वेयर टू रीच मी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Okay, sir. Good afternoon. थैंक यू।